अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि वतन अज़ीज़ में कोरोना वैक्सीन के ख़िलाफ़ तरह तरह के साजिशी मफरूज़े फैलाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है वैक्सीन से ये हो जाता है, कोई कह रहा है वैक्सीन लगवाने से फ़लाँ चीज़ हो जाती है। आज हमने अपने शो में ऐसे ही चंद अफराद को मदऊ किया है जिनके पास वैक्सीन ना लगवाने के लिए अपने अपने जवाब मौजूद है। तू ही ते आंदे होए गलबात टीवी ते चलनी है ते इत्थे ही चल पई है। पता नहीं क्या हो रहा भाई। ओ पहलवान जी पहला इतना रिकॉर्ड हो सी तो फिर पूरी दुनिया चल सी ना भलवान जी कैमरे लगे ने, खुदा दा वास्ता जी कैमरे लगे नहीं डंडे ਤੁਹਾਡੇ सामने कैमरे लगे भलवान जी। चले जी, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के पास ये बहाना या जवाब है क्या। तो इधर से मेरा ख्याल शुरू हो जाए। क्यों आप क्यों नहीं लगाते जी वैक्सीन? और जनाब जुनेद साहब ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਵਾਉਣ ਚਲੇ ਸਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਕੀਮ ਦਾ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ औलाद नहीं ਹੁੰਦੀ। यार तुम कह रहे हो भला हो उस हकीम का, मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क हो उस हकीम का जिसने ये कहा। और किस बात पे यार पूरी दुनिया लगवा रही है, करोड़ों अरबों लोगों को वैक्सीन लग रही है, वो लोग भांज हो रहे हैं। और नहीं जी नहीं, बड़ा जबरदस्त बड़ा समझदार हकीम है। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ शाफी इलाज है। यार इतने समझदार हकीम को फिर अपने साथ ही आप ले आते ताकि हम भी उनके ख्यालात आलिया से मुस्तफीद हो जाते। सर जी उन्होंने आना सी, उन्होंने पुत्र फौत हो गया। कैसे फौत हो गया? कोरोना हो गया। शाबाश। शाफी इलाज लोगों का कर रहे और अपने बेटे की दफा उनका इलाज छुट्टी पे गया था। जी वो तो गए सन हैदराबाद, कोई दुकान का उन्होंने रौला सी, पिछों उन्होंने पुत्र फौत हो गया। सर जी उन्होंने फोन ते दवाई दसी है, वही खा के मुंडा मरिया। आपको समझ नहीं आ रही फिर किस चीज का हकीम है वो? जी हुण आए ने पिंड हकीम साहब, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी, आप क्यों नहीं लगवाते वैक्सीन, जरा बताएं। भाई वैक्सीन इसके लिए नहीं लगवा रहे, ये योद्धे की साजिश है। क्या? ये योद्धे मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे, चिप लगाना चाह रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करना चाह रहे चिप लगा के क्या करना चाहते हैं यहूदी? जासूसी करना चाह रहे, और क्या करना? आपकी जासूसी करना चाहता है अमेरिका? जी जी। इसराइल? जी। समझ नहीं आ रहा कि आपकी अमेरिका या इसराइल जासूसी क्या करेगा। सारा दिन फारग बैठ के आप मंजियां तोड़ते हैं। आप कौन सा कोई नासा स्पेस रिसर्च में काम करते हैं, कोई आप हवाई जहाज बना रहे हैं, कोई कुछ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कोई चीज इजाद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? और बाबू कई हमारी बातें ऐसी हैं जो उसकी जासूसी करके हमें बर्बाद कर देगा। तुहा बर्बाद जदों ही होना ना अपनी हरकतां तो ही होना है। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਕੇ बर्बाद कर देना। ओ भाई बर्बादी का मतलब यूं है जो वैक्सीन लगवावेगा 2 साल बाद फौत हो जाएगा। यार इसका मतलब है कि 2 साल बाद अरबों इंसान जो है वो मौत के घाट उतर जाएंगे, मर जाएंगे। जी भाई। खुदा का खौफ करो। तो यहूदी खुद लगवा रहे हैं, अमेरिका, इसराइल, यूरोप सारा खुद लगवा रहा है, वो 2 साल बाद फौत हो जाएगा। यही तो आप लोगों को पता नहीं। ओ भाई वो आप सादे पानी वाली लगा रहे हैं, हमें दवाई वाली दे रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो। और वो वैक्सीन लगवा के महफूज होते जा रहे हैं, अपने बाजार, अपने पब्लिक मकामात खोलते जा रहे हैं। हाँ खोलते। अच्छा जी, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आप तो माशाल्लाह इतने तनोमंद, जवान, ऊंचे लंबे, आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसी गल करन दे। आपको अब मैं मेरा की क्या जी? हाँ आपको, आप क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे? केड़ा वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? हले लवाई ये बत्ती है साढ़े घर। भाई कोरोना का टीका क्यों नहीं लगवा रहे? टीका टीका मैंने नहीं कभी लवाया। क्यों? कभी भी सुई नहीं चोबी अपने आप। सुई क्यों नहीं चोबी कभी? और दर्द होती है यार। असल च गल वाला की है, और निक्के निक्के हैं तो छोटे भरा दी इत्थे उंगल जिहड़ी है ना, ये सिलाई मशीन की सूई च आ गई। सूई आर पार ही हो गई। तो बड़ा उसले खौफ ते बड़ियां चीकां वजियां,
ਬਹੁਤ ਦੇ ਬਾਅਦ मैं कदी सूई नहीं जे लवाई अपने आप ਨੂੰ। खुदा का खौफ करो, ये वैक्सीन लगवाने से पता कितनी दर्द होती है, जितनी आप समझ लो मच्छर के काटने से होती है। इतना भी पता नहीं चलता इंसान को। और फिर भी मैं नहीं लवाਉਂਦਾ, टीका नहीं लवाਉਂਦਾ। बीमार होते हो तो क्या करते हो? ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਫੱਕ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਣਾ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਛੋਲੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡ ਕੋ ਫੱਕੀ ਫੁੱਕੀ। लेकिन यार कोरोना वैक्सीन का तो टीका ही है, लगवाना पड़ेगा। ਉਹਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਕੋ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਹੈਣ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੱਕ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਯਾਰ ਟੀਕਾ ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਪੀ ਛੱਡਾਂਗਾ। यार खुदा का खौफ करो। अच्छा पहलवान जी, आप बताएं ना, आप क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन? ਆ ਤੁਹਾਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਟੀਕਾ? हाँ मैंने लगवा लिया। ਉਹ ਨਾ ਲਵਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। क्या बात- ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। क्या होया जी, असा मान सेरे ने रहने वाले हैं, उत्थे इतनी खुली हवा है, इतनी साफ आबो हवा है, असा की क्या जरूरत है जी ये टीका शीका लवावन दी? खौफ करो खुली हवा का, आबो हवा का, और इससे क्या ताल्लुक है? केपी में पता कितने केसेस आ रहे हैं। खुदा का खौफ करो यार। ऊपरों एक नवी शर्त रखी छोड़ी है ना जी कि जिस बंदे की टीका लगा होसी वही फैक्ट्री ने अंदर दाखिल होसी। गाल सुनो, असा माड़े जे दिहाड़ीदार लोग आ, असा की कोई 100-200 लेके सर्टिफिकेट बनवाई दो ताकि फैक्ट्री ना काम तक खुली जुला ना जी। यार खुदा का नाम लो, वैक्सीन इसलिए नहीं लगवानी कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सिर्फ आपकी जान बच जाएगी इसलिए लगवानी है। क्या पे करने हो पापा जी, उतो चश्मे ना पानी पीने आ, जंगला इंच फिरने आ, जितो दिल करे फल ला के खाई गिद्दा। ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे इलाके में कितने लोगों को कोरोना हुआ है? मरे तो कोई 3-4 बाकी फिर ਹਲਾ हाँ बोलो। 3-4 लोगों की डेथ हो गई है, और कोरोना हुआ कितने लोगों को है? कोई 20-25 लोगों की। 20-25 लोगों को तुम्हारे गांव में कोरोना हुआ, 3-4 अफवात हो गई, और अभी भी तुम कह रहे हो कि जी हमारे इलाके में कोरोना नहीं है। तको ना जी बाऊ जी, ए जेड़ा माड़े पिंड के लोकां की कोरोना शरोना होया ना, इथों जेड़े लोग जाने उत्थे सैरो सपाहट करन वास्ते उन्हां दी वजह तो माड़े गांव विच फैलिया। एग्जैक्टली तो हुआ ना फिर। ये मानते हो ना कि जहां से भी आया कोरोना, इधर से उधर गया, उधर से इधर आया, कोरोना जहां से जहां मर्जी गया है, बीमारी साथ लेके गया, मौत साथ लेके गया या नहीं लेके गया? ਇਹ हद हो गई यार। किन्ने से पहलवान जी माड़े ग्राइयां दा क्या कसूर है? और इसलिए बचाओ, इसलिए अपने आप को बचाओ, वैक्सीन लगवाओ। हाँ जी सर जी, आप क्यों नहीं लगवाते? जी मेहरबानी, आप मेरे से मुखातबे में आप गुफ्तगू करने से पहले एक शेर सुना सकता हूँ? जी जी। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ਬੱਲੇ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, मैं कोई बेवकूफ नहीं है कि इसमें चिप लगाई है, इसमें ये औलाद नहीं होगी। हाँ। देखें, मुझे डाउट है कि अगर मैंने वैक्सीन लगाई तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी। और मैं लगवाना चाहता हूँ क्योंकि आखिर लोग हमारा चेहरे तो देखते हैं। अरे सही है कि आप ये ना कहा करें कि लोग हमारा चेहरा ही देखते हैं, आप कहा करें आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो सेकते हैं। ਅਰੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਜ਼ਰ ਜੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अब भलवान तो लगता पिछले हफ्ते का इतने बैठा तो बस ही हो गया। ਆਇਆ जी वो गल हो रही है वैक्सीन की भलवान जी। ਆ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਅਗਰ ਸੂਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। बिल्कुल सही। तुम्हें बताया है कि ये जो वैक्सीन की सुई है ना, नीडल है, इसकी इतनी दर्द होती है जितनी मच्छर के काटने से होती है, पता भी नहीं चलता। ਮੱਛਰ ਵੀ ਕੋ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। अपना जुस्सा देखो और अपना खौफ देखो। ਇਹ ਗੌਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਜਬਾ ਸੂਈ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ओ यार सुई से डर जो मर्जी कर, यहूदी की साजिश है यो। अब भलवान ने देखो घर शेर पालिया एडा सारा हो गया जी, तो सूई तो डरदा है। ਓਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਚੁੱਪਦੀ ਹੈ। सर जी रौला पाया मैं कोरोना कोरोना खाला मेरी चंगी भली, लेकिन वो हर सर्दियों च खांग लगती सी, खांसी लगती है। वो एरकी सर्दियों में खांसी लगी है तो इन्होंने जी कोरोना 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 और ले गए जी। बिल्कुल हो रहा है। दीगर जो अमराज हैं जो पहले मौजूद हैं लोगों में, हर दफा होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अगर खुदा न खास्ता उसको कोरोना भी हो जाए तो उसकी बीमारी जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, ज्यादा सीरियस हो जाती है। ਆਏ ਗੱਲ ਹੈ। तो भाई मेरी बात सुनो, ये क्या चीज है कि पहली लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, तीसरी चौथी आने वाली, ये क्या है? इसलिए कि कहीं ना कहीं पे वायरस मौजूद रहता है, वो रीग्रो करता है, वो ज्यादा फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, वो वेव की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। सादा सी बात है। हाँ क्यों जी? हाँ माड़े तक
ग्राई है मशहूर है ना जी, ये जेडे डॉक्टर हों ते जेडे दूआ अमला है ना, ये गिनती पूरी करनी वास्ते आपू पे मारने। खुदा का नाम लो, पता है कितने डॉक्टर खुद बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगर ये कोई साजिश होती, डॉक्टरों की कोई प्लानिंग होती, तो डॉक्टर खुद मरते बेचारे। हाँ पहलवान ਨੂੰ ਲਵਾਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ पहलवान लग रहा है ढिला ਜਿਹਾ। वैक्सीन लगनी है। नहीं मैं दवाई खाना ना जी, उपरू है नवा ड्रामा पहलवान जी ना कड्डी सट्टियास के जेड़ा बंदा और टीका ना लवासी उसना शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाए। मैं कहता हूं जी शनाख्ती कार्ड कल ब्लॉक करते करते आज करे, सिम कल ब्लॉक करने की बजाय आज करे, तनख्वाहें कल रोकने की बजाय आज करे, और कोई हमारी कौम का मतलब इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता रास पे लाने का। बाबू जी कौम ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ? क्या कहा जा सकता है, पूरी दुनिया में आ रही है। लहरा पहले टीवी च आउंदियां हन, जो नवा टीवी आया है हुण भी आउंदियां ने पईयां। बहरहाल पहले जब टीवी पे लहरें आती थी एंटीना से ठीक करते थे ना, अब वैक्सीन से ठीक करनी पड़ेगी। भाई वैक्सीन यो यहूदी की साजिश है। ये गल तो पहले भी हुई है, लेकिन गलत बात है, जो पहले भी गलत बात कर रहा है। करदा पिया, गलती करदा पिया के ना ना इत्थे नहीं पहलवान जी, इत्थे लग सी, इत्थे लग सी। ओ परा ओए, मैं पहले डरे आ, मैनू यही चुभना जाए। आपको हम इसे चुबो के देख लेते हैं, जितनी दर्द इसके चुभने से होगी ना, उससे आधी दर्द जो है वो वैक्सीन से होगी, यकीन करें। इहदे नाल ना ये केड़ा कानून है, ना किसी नाल बंदा सलाम लई सकना, ना ईद मिल सकना, उतो 6 फुट ना फासला रखो। हाँ की आंदा मुंडा फजूल बात कर रहा है। ये कोई कानून नहीं, ये एहतियात है। तो पूरी दुनिया में एहतियात आज करेंगे तो कुछ अरसे के बाद फिर आप रिलैक्स हो सकते हैं। अगर ये एहतियात नहीं करेंगे तो न जाने कब इस मर्ज से जान गल इंज ही है। हाँ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ? ਇਹ ਸਹਿਮਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਹਿਮਾ ਸਹਿਮਾ ਆਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਵੇਖੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਉਹ ਆਖਣ ਡਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੌਣ ਲਵਾਵੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਹਿਮਾ ਨੇ। और महंगाई का वैक्सीन से क्या ताल्लुक है? वैक्सीन फ्री लग रही है। और चाहे फ्री भी लग रही है भाई, पर उसका क्या फायदा? कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी है तो उनको फिर कोरोना होगा। पहली बात तो यह है कि कुछ लोगों को हुआ है ना। दूसरी बात है कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के बावजूद हो गया है उनके अंदर वो सीरियसनेस नहीं है, वो सिवियरिटी नहीं है, बड़े कम दर्जे का कोरोना हुआ है उनको, बहुत जल्दी ठीक हो गए पहलवान जी। बस कर सियाने आदमी ने। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान हर 4 साल बाद पाकिस्तानियों को एक मरसिया खानी करनी पड़ती है एक हवाले से, और आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। ओलंपिक्स की तरफ। हर 4 साल बाद हमें ये याद आता है कि हम दीगर शोबों की तरह खेलों की दुनिया में भी कितना पीछे रह गए। हॉकी में जो हमारा कौमी खेल है और बड़े फख्र के साथ हम ऐलान करते फिरते हैं कि जनाब हॉकी में हमने बड़े मार्के मारे हैं, यकीनन मार्के मारे भी हैं, लेकिन अगर आप ओलंपिक्स को उठा के देखें ना तो हॉकी की कारकर्दगी पर भी बात कर लेते हैं। वैसे तो ये सुन के शर्मिंदगी नहीं बल्कि अफसोस से भी कोई अगली मंजिल कहना चाहिए कि ये दूसरा ओलंपिक्स है जिसमें हम सिरे से क्वालिफाई नहीं कर सके। नहीं, कितने शर्म और अफसोस की बात है कि कभी ये तसव्वुर भी नहीं था कि पाकिस्तान के बगैर ओलंपिक्स भी हो सकते हैं। तो और क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ना। नहीं तो ओलंपिक्स में गुल्ली डंडा शुरू करा के देखो। काफी कुछ शुरू कराना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने कुछ करना है तो। मेरा ख्याल है कि एक तो ये करवाना, कम तोलना, ये खेल शुरू करा के देख लो। कोई इस तरह की बेईमानी, करप्शन, इस तरह के कोई खेल शुरू करो। मिलावट में अव्वल आ सकता है। झूठा रोना, बड़ा कुछ है। आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं इस हवाले से जी। ये मेरा ख्याल 1912 से लेके 1948 तक, यानी क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद तक जो ओलंपिक्स में
सिर्फ यही जो खेल आज नजर आते हैं ये नहीं होते थे। मुसव्वर, मुजस्समा साज और मौसीकार, गुलूकार, वो सारे जो हैं वो इन मेडल्स के हसूल के लिए एक दूसरे से मुकाबला किया करते थे। अब तो मुसव्वर का तस्वर ही नहीं ओलंपिक्स में। शिकार के मुकाबले हुआ करते थे, मुसन्निफीन हिस्सा लेते थे ओलंपिक्स में। वाह जी वाह। तो क्या बात। तो शिकार के फैसले कैसे करता था अंपायर या रेफरी? कोई ना कोई तरीका होता होगा। यार स्टेडियम में शेर खड़ा कर देते थे ना जी, तो खिलाड़ी को कहते थे इसका शिकार करो। अगर वो शिकार नहीं कर पाता था और शेर बिफर के स्टेडियम में से कोई बंदा खा जाता था तो फिर खिलाड़ी को मार देते थे। या वो मेडल ले आंदा सी तो या ओदी लाश आई होंदी सी। ओलंपिक के बारे में आपको एक और बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आपको पता है टार्जन भी ओलंपिक जीत चुका है। खेल नहीं, जीत चुका है। 5 गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है 1920 की दहाई में। टार्जन बजाते खुद। फिर ये ओलंपिक्स में से कहता कैसा है? जॉनी वेस्टमिलर जिसने टार्जन का रोल प्ले किया है वो एक्टर भी था और स्विमर भी था। और कमाल का स्विमर था जिसने 5 गोल्ड मेडल जीते हुए। वही मैं हैरान हो रहा था कि टार्जन तो एक तस्वराती कहानी थी, वो कितों आ गया ओलंपिक। सर जी टार्जन ਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਂ से लड़ना चाहिए, वो तो गोल्ड मेडल वास्ते लड़ रहे हैं। बात हम दूसरी तरफ ले गए। देखिए बात हो रही थी कि पाकिस्तान आज तक 70 साल में ओलंपिक्स में क्या कर सका। हॉकी में भी पाकिस्तान आज तक 3 बार गोल्ड मेडल जीता है और गालिबन 2 बार सिल्वर और 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, इसके अलावा आपके ख्याल में अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हॉकी के अलावा पाकिस्तान आज तक ओलंपिक्स में इतने सालों में कितने मेडल जीत चुका होगा? आपके ख्याल में कितने जीते होंगे? सर 6 या 7। कोई याद है 6-7 किस खेल में पाकिस्तान ने जीते? बॉक्सिंग में, हाँ, रेस में। रेस में पाकिस्तान आज तक हॉकी के अलावा 70 सालों में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, एक भी सिल्वर मेडल नहीं जीत सका, एक भी सिल्वर मेडल नहीं जीत सका। वो शाह से जो बॉक्सिंग, वो ब्रॉन्ज जीता था। ब्रॉन्ज जो शाह हुसैन जीते थे बॉक्सिंग में, उन्होंने 88 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और उससे पहले 60 की दहाई में किसी ओलंपिक में हमारे मोहम्मद बशीर जो एथलीट थे उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था बस। उसके अलावा आज तक जो जीती है वो हमारी हॉकी टीम ही जीती है, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये दूसरा ओलंपिक है कि हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। अच्छा, अब ज़हन में सवाल पैदा होता है ना कि यार 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है और वहां पे जब ओलंपिक का मेला सजता देखते हैं तो वहां पे चंद लाख आबादी वाले जो मुल्क है वो बोरियों में मेडल समेट के लेके जाते हैं। तो बड़ी हैरत होती है कि 22 करोड़ वाले मुल्क को हो क्या गया है। हाँ जी। 22 करोड़ वाले मुल्क ने कभी इस ख्वाहिश का अंदर से इजहार ही नहीं किया कि हम आलमी बरादरी में जब मुकाबले हों खेलों के तो हमारा भी कोई मकाम हो। सच्ची बात, बिल्कुल सही कहा। अगर हमारी ख्वाहिश होती तो हम इसको प्रायोरिटी भी देते हैं ना। खेलों की प्रायोरिटी हम क्या देते हैं जी कि हमारे यहाँ ये अब ओलंपिक्स में 55 के करीब जो खेल हैं वो शामिल हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि इन 55 खेलों में से हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ 2-3 खेल होते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन है ना मुख्तलिफ खेलों की, उनकी तादाद 41 है। लेकिन पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन की तरफ से इन 41 फेडरेशंस को फंड्स कितने मिलते हैं सालाना? टोटल 2.5 करोड़ रुपए। 41 खेलों को 2.5 करोड़ रुपए सालाना फंड्स मिलते हैं। 2.5 करोड़ च बस 2 बार ही आ गया मेडल बड़ा। दियो जी, दियो पैसे और दियो जी। अच्छा, इसके लिए आमतौर पर यह कहा जाता है कि जी जो पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन है इसके सरबराह जनरल आरिफ हसन, मैं तो कहता हूं कि वो भी 2004 से बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल उनको अब किसी कोई नए चेहरे को वो जगह उनके लिए खाली कर देनी चाहिए। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। लेकिन बात ये है, ये तो फेडरेशन का रोल है ना, और फेडरेशन आगे से ये कह देते हैं कि हमें पैसे मिलेंगे तो कुछ करेंगे ना। तो बात ये है कि जब तक आप फंड्स नहीं देंगे तो ये जितने एथलीट हैं मुख्तलिफ, फिर वही बात आती है कि हम ये कहते हैं कि टैलेंट है, टैलेंट इस कौम में है। जहां पर भी इस कौम को मौका मिला है तो वो उभर के सामने आए। ये अभी भी तुम देख लो कि इन गए गुजरे हालात में भी इन ओलंपिक्स में हमारे पता कितने प्लेयर गए हैं? मेरा ख्याल है कि 6 खेलों में हमारे 10 खिलाड़ी गए।
6 खेलों के लिए हमारे 10 खिलाड़ी गए और उन 10 के 10 ने भी क्वालिफाई नहीं किया, उनमें से ज्यादातर को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, यानी तुक्का लगाया कि उनको बुला लिया गया है। उसमें वो जो तलहा है जो पहले भी पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल चुका है, उसने वेट लिफ्टिंग में वो एक अपसेट करने लगा था, हमारे लिए एक अच्छी खबर लाने लगे थे तलहा साहब, लेकिन वो भी सिर्फ 2 पॉइंट्स से रह गए। अगर वो 2 पॉइंट्स ऊपर चले जाते तो हमारे लिए कम से कम एक ब्रॉन्ज मेडल हमें और मिल सकता था कई सालों के बाद। यानी वो मुल्क जिसके बच्चे एक ईंट की दीवार के ऊपर दौड़ के गुड्डी लौट लेते हैं वो ओलंपिक में कुछ नहीं कर ये अच्छा आइडिया है। अगर गुड्डी लुटने का मुकाबला जो है ये ओलंपिक में शुरू कराया जाए, इसमें पाकिस्तानी जीत जाएंगे। मैं तुझे और बहुत सी ऐसी ओलंपिक की चीजें बता सकता हूँ जिसमें हमारा मेडल आ सकता है जी। वो तो अब्बा आ जाए तो कंध टप्पण वाला मेडल यानी एवें 15-20 सैकंड जैसी नालदियां दी बेरी तो 1.25 किलो बेर ला लेने ते ओलंपिक च नहीं साडे को कुछ हो रहा यार। दुआना लैके नहर च छाल मारन दा ओलंपिक भी नहीं होता। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। जज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खैर मुबारक जुनैद साहब, ये तो सारी अवाम को मुबारक है इस फतह की। मैं फतह की बात नहीं कह रहा जज़ा, मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ आपकी नई गाड़ी की। जुनैद साहब मैं नहीं समझता कि गाड़ी की कोई मुबारकबाद होती है, गाड़ियां तो आनी जानी चीज है, मगर ये जो कौम की किस्मत बदल रही है ना जी, ये जो सियासी गाड़ी जो पटड़ी पे चढ़ रही है, मैं उसकी मुबारकबाद वसूल कर रहा हूँ और आपको भी मुबारक दे रहा हूँ। अल्लाह के फजल से आप देखें कि पीटीआई उभर के सामने आई है एक बड़ी जमात के तौर पे, एक वफाकी जमात के तौर पे, और मैं इसकी तरक्की इस तरह देखता हूं कि मुझे यकीन है अगले इलेक्शन में भूटान में भी पीटीआई इंशाल्लाह जीतेगी। जबरदस्त। चूंकि इर्द गिर्द के ममालिक जो है ना जी वो भी बड़े मुतासिर हो रहे हैं हमारी सियासत। नेपाल क्यों छोड़ दिया आपने? वो भी वहाँ देखें, ये नजदीक तो जितने भी ममालिक हैं वो सारे ये सोच रहे हैं कि पीटीआई की यहाँ भी जरूरत है और हमारे मुल्कों में भी पीटीआई बननी चाहिए और बनेगी। जब श्रीलंका में पीटीआई बनाए ना तो जय सूर्या को वजीर इत्तलात और नशरियात बनाए, वो भी आपकी तरह बहुत छक्के मारता है। ये देखें आप, ये तो आपका हुस्न नज़र है। मैं समझता हूँ कि बड़े नॉर्मल तरीके से हम तो सियासत जो है वो कर रहे हैं और ज्यादा तवज्जो हमारी तो पाकिस्तान की आवाम की तरफ है। बहरहाल श्रीलंका को भी ज़हन में रखना पड़ेगा जनाब, उन्होंने वफद आया तुहाडे नाल गल करन। ये इधर वाले तो लग रहे हैं, वो उधर वाले भी श्रीलंकन है। बहरहाल चौधरी साहब, लोगों को बड़ी खुशी हुई है पीटीआई की फतह पर, दुकानों से मिठाई खत्म हो गई है। देखें ये तो खैर अच्छी बात नहीं है चूंकि शुगर पहले ही बहुत फैली हुई है, मगर मैं समझता हूं कि जुनैद साहब आप यकीन माने कि लोगों को इतने उकताए हुए थे, लोगों को इतनी खुशी है कि पीटीआई ने हुकूमत संभाली है, जिसका आप रिजल्ट देख रहे हैं। आप देखें ना सियालकोट की जो हमने सीट जीती है वो कई सालों से इनके पास थी, और ये अब मैं तो अब बिल्कुल ठीक मैंने वो बयान दिया, कुछ लोग में एतराज कर रहे हैं उस बयान से, मैं तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ कि मरियम को और बिलावल को अब इस्तीफे दे देने चाहिए। इंतखाबात में फतह शिकस्त ये सियासत का एक लाजमी हिस्सा है, इसका मतलब है मुस्ताफी। आप इससे पहले कई ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब इमरान खान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। नहीं, हमारी तो पार्टी है नई और लोग आहिस्ता आहिस्ता इससे वाकिफ हो रहे हैं और इसकी खूबियों और से खूब वाकिफ हो रहे हैं। नहीं, ये आपने वैसे ही अब खूब लंबा करके तो उसको तंज की है। जिस तरह चौधरी साहब ये पीटीआई खैर से फैल रही है, तो क्या अफ्रीका में कोई चांस नहीं है? आप भी श्रीलंकन वफद के साथ हैं? मैं अफ्रीका से हूं। अच्छा, आप अफ्रीका, इसलिए तो अफ्रीका का पूछा है। अच्छा नहीं, मैं देखें बात संजीदा करनी चाहिए। आपका माशाल्लाह संजीदा प्रोग्राम है, ये मजा जो है ये तो साथ साथ चलता रहता है जी। मैं उसे संजीदा प्रोग्राम कहता हूं जो मजा में भी संजीदगी पाई जाए। अरे वाह, तो आप लोगों के मजा में भी संजीदगी होती है। मैं एक बात आपको और बता दूं, अगले इलेक्शन में अल्लाह ताला के फजलो करम से
क्लीन स्वीप करेगी पीटीआई। अच्छा। हाँ जुनैद साहब, मैं तो ये भी इनको मशवरा दूंगा नून लीगियों को, चूंकि ये हैं तो हमारे ही अपने, हमारे मुल्क के लोग हैं, मैं इनको मशवरा दूंगा कि ये अभी भी मरियम बीबी जो हैं वो क़यादत शहबाज शरीफ को पकड़ा दें। अच्छा। तो शायद ये अगले इलेक्शन में को 3-4 सीटें ले जाए। ये उस पार्टी का जाती मामला है, उनको अपने तौर पे डील करने दें। नहीं, कुछ ना कुछ मशवरे तो देने चाहिए ना। देखें सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं। अब हर पार्टी को तो फवाद चौधरी नहीं मिल जाएगा। अरे वाह, फवाद चौधरी तो एक ही है। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई नजर दी हुई है, आपको कोई अकल शऊर दिया हुआ है, तो वो आपको बांटना चाहिए अगर आपके पास इजाफी है तो। फवाद चौधरी भी एक ही है और मीनारे पाकिस्तान भी एक ही। वाह। चौधरी साहब गुलाम अली भी एक ही हुए हैं, नुसरत फतेह अली भी एक ही हुए हैं, मेहदी हसन साहब भी एक ही हुए हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि मैं सियासत छोड़ के मौसीकी की तरफ आ जाऊं। देखिए अपनी अपनी फील्ड होती है, और मेरी फील्ड जो है अल्लाह के फजल से उसमें मैं जो कारकर्दगी दिखा रहा हूँ वो वाकई काबिल दीद है और लोगों को अट्रैक्ट कर रही। अच्छा जुनैद साहब, मैं एक और बात यहाँ पे आज करना चाहता हूँ। जी जी, मैं ये कहता हूँ कि बिलावल को और मरियम को इसलिए इस्तीफे दे देने चाहिए कि आगे उनसे भी जो यंग लोग हैं, हाँ। देखें ये तो मैं कह सकता हूँ ये तो यंग बने हुए हैं ना, हाँ। जो असली यंग लोग हैं और इनसे ज्यादा वो जदीद साइंस को और जदीद आईटी को और जदीद सियासत को समझते हैं, उनको आगे आना चाहिए। ये इन्हीं का फायदा है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असली यंग क्या मतलब? बिलावल बिल्कुल यंग है, आपने तो उसको अपनी गोद में खिलाया हुआ है जब पीपल्स पार्टी में होते थे आप। ये बात तो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी की गई है कि उनकी गोद में भी खेलते रहे। वो अपने घर खेडन जुनैद साहब, क्यों साडियां गोदियां खेलते फिर? जो साहब बिलावल अपने घर में खेलता था, आप लोग उस वक्त उनके बड़ों को खुश करने के लिए उनको गोद में लेते थे। जी भुट्टो, एक मिनट ठहर जा यार, एक तो पुटो लैके जिथे मर्जी बढ़ जाए, जरा वेख भी लेदा हुंदा है। वो हमारे मोहल्ले में एक होता था जीरा पहलवान, वो अपना असील कुकड़ लेके हर जगह पे घुस जाता था। ये भी भुट्टो लेके हर जगह पे घुस जाता है। पहले देख तो लेते हैं कि कोई जगह है भी कि नहीं। देखें मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सियासत जो है ना जी, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं होती रहती है, मगर देखनी होती है कारकर्दगी। कोई किसी भी पार्टी में है या जिस पार्टी में भी है, वहां उसकी कारकर्दगी देखनी चाहिए। अल्लाह के फजल से मैं जब से यहाँ पीटीआई में आया हूँ, मेरी कारकर्दगी देख के लोग जो हैं वो मुझे सराहते हैं, मुझे दाद देते हैं, बल्कि पूरी पीटीआई को सराहते हैं। जुनैद साहब, मैं एक और बात आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप लोग अब ये नून लीग के और ये जो है अपना पीपल्स पार्टी, इनके वर्करों को शऊर दें कि ये खुद भी कुछ करें। अच्छा। अब ये हमने ही नहीं इनको बताना कि इनके लीडरान क्या गुल खिला रहे हैं, इनको खुद भी देखना चाहिए कि कौन सा लीडर इनके लिए ठीक है और कौन सा बुरा है। हर जमात के वर्कर को शऊर की जरूरत है, पीटीआई के वर्कर को यार फिर अगर तुसी हर जमात ही कही जाना तो फिर ब्रेक ले लो, रहन दो, नहीं गल्लां करदे। जेड़ी गल भी करने हर जमात ये तो करती है, वो तो हर जमात होती है, वो तो हर जमात कहती है। सब अपने खिलाफ भी गल सुन लिया करो। ये नवा बनवाया जी मिट्टी का राजा परवेज अशरफ। क्या हो गया? ये यूनिसेफ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। ये बच्चा अगर अपने मुंह मैनू दस देवे ना जी यूनिसेफ है किथे, ते मैं मान लांगा, बल्कि वहां भी छड्डो, कह ही देवे तो बड़ी गल। अभी उसने चोरी सैफ कहना सीख लिया, यूनिसेफ कहना भी सीख लेगा। अच्छा चोई साहब, आपने कहा कि नए पाकिस्तान की तरह नया आजाद कश्मीर भी बनेगा, ते कि उथे भी चीनी आटा दाला महंगियां हो जाएंगी। देखें वो पाकिस्तान का हिस्सा है और हमारी हुकूमत है, वो क्यों इन चीजों से महरूम रहे? जितनी तरक्की यहाँ पे हुई है हम वहां भी चाहेंगे। आप लोग देखें इसे महंगाई समझते हैं, हम तो समझते हैं ये तरक्की है। जुनैद साहब है दाल चीनी आटा खाने वाला रो रहे है ना, बेचने वाला तो खुश है ना। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लजिया जी, यादें माजी में मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प बात याद कराने लगा हूं माजी की।
अब तो ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई है ना जी, सारी दुनिया से आप जहां से मर्जी कोई चीज मंगा लें, बेशक गड्डी मंगा लो तो भावें शर्ट मंगा लो। मुझे एक शजान तो मंगवा दें जी। यानी मैं वर्ल्ड लेवल की शॉपिंग की बात कर रहा हूँ। और फिर बेचारा अपने महल्ले दे च बाबे कामे दी दुकान च वड़न दे। आपको मैं एक दिलचस्प बात ये याद कराना चाहता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती थी जो हम बाहर से आने वाले अपने प्यारे दोस्तों और अजीजो अकारब से, रिश्तेदारों से मंगवाया करते थे, जिनका अब यहाँ पे रोल पड़ गया हुआ है। या फिर खास तौर पे कोई हज पे जाता था ना खानदान में, तो उनसे भी मंगवाई जाती थी, या वो लेके भी आते थे बड़े खास तोहफे समझ के। जी। उनमें सबसे पहले तो एक घड़ी होती थी हाथ थाली। ये जो घड़ी अब गायब हो गई है ना, ओली ओली गोट से, मेरे के पुराने बंदे ही बांधते हैं, बाकी सारे जब मॉडर्न है ना वो तो अब मोबाइल से ही अपना टाइम देख लेते हैं। ये घड़ी जरूर मंगवाई जाती थी, और उस घड़ी में खास तौर पे वो घड़ी जरूर मंगाई जाती थी जो रात को चमकती थी। बिल्कुल। और वाटर प्रूफ भी होती थी। बल्कि अगर कोई वाटर प्रूफ घड़ी ले आता था तो उसको पानी में फेंक के हम बड़े फख्र से बताते थे, अबे ओए पानी च कड्डी है फिर ठीक है। ये बड़ी बात समझी जाती थी जो अब तकरीबन हर घड़ी में ही मौजूद है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो बड़ी प्यारी आइटम एक मंगाई जाती थी वो इसी घड़ी के मुतल्लिका है टाइम पीस। ये जो टाइम पीस है ना जी, जो हम लगा के तो सुबह अब टेलीफोन पे ही उठ जाते हैं स्कूल बच्चों को भेजने के लिए या दफ्तर जाने के लिए या किसी भी और काम के लिए। ये एक घड़ी आती थी बाहर से अलार्म वाली, उसे टाइम पीस कहते थे। और वो इतना जालिम बजता था, 2 टलियां लगी होती थी। मैं कहता हूँ जी महला पूरा उठ जाता था, घर क्या। और एक बच्चे टाइम पीस था, एक चाचा टाइम पीस था यार। हाँ जी मुनीर दरीफ साहब अल्लाह बख्शे, उन्होंने रोल किया था सोना चांदी में उनकी छेड़ थी चाचा टाइम पीस। जी उसमें वो बात करते थे। तो वो जो टाइम पीस होता था ना जी घड़ी, उससे बच्चे इतनी नफरत करते थे कि कई दफा उसको जोर जोर से जमीन पे भी मारते थे। और वो ऐसी अच्छी मजबूत घड़ी होती थी, वो नहीं थी बाज आती। ओ यार, अक्सर वालदैन ने लगाया होता था टाइम पीस, उस पर अलार्म लगाया होता था कि बच्चों को सुबह उठाना है। तो कुछ मनचले बच्चे वो रात को, आधी रात को उठ के वो टाइम पीस को, उसका जो अलार्म है वो ऑफ कर हाँ जी, वो लगाया इसलिए जाता था ना सवेरे बच्चों को स्कूल जाने के लिए। वो इधर दियां औरतां नूं पता नहीं सी कि बंद होया ते देखो वो गूंगा हो गया जी। ये बड़ा आम था, टाइम पीस भी मंगवाया जाता था। एक और चीज जो बड़ी अहम थी, जो अब बड़ी सस्ती और आराम से इधर से मिल जाती है, वो होती थी इस्त्री। ये कपड़े शपड़े प्रेस करने के लिए नेशनल की इस्त्री बाहर से मंगवाई जाती वो बड़ी मजबूत थी जी। हाँ जी और खास तौर पे हाजियों को कहा जाता कि साढ़े आज से बिजली वाली इस्त्री लेके आना, क्योंकि ज्यादा तो कोयले वाली इस्त्री चलती थी। तो वो बिजली वाली जो इस्त्री थी ना जी, वलैती नेशनल की मतलब होती तो वो जापानी थी, हम उसे वलैती कहते थे, वो जरूर मंगवाई जाती थी। पाकिस्तानियों ने अगर यूरोप से कोई सही इंतकाम लिया है ना, तो वो इस्त्री को 100 रुपए में बेच के लिया। हाँ जी, और उसके साथ एक छोटा सा होता था बटन लगा हुआ शीशे का, वो लाल रंग का, वो जब उसे ऑन करते थे वो जल जाता था। अब भी है वो तो, मगर उसका हम बड़ा इंजॉय करते थे कि ये जब इस्त्री गर्म हो जाती है तो ये खुद ही बुझ जाता है। हाय हाय हाय, असी इस्त्री ने थोड़ा जिहा जिन भी समझते तो इसको कैसे पता चल जाता है कि मैं गर्म हो गई। अब तो खैर इस्त्री बहुत ही जदीद हो गई है, उसके ऊपर पानी वाला पोर्शन भी आ गया है और वो स्टीम भी कर देती है, प्रेस और सारा कुछ ही हो गया। ते पहले कहते सी गिले हत्थां नाल ना लाना, शार्ट पै जांदी। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज वो जो मुझे थैले ने याद करवाई, वो एक कैमरा होता था जिसमें वो गोल रील पड़ती थी, वो उसमें नेगेटिव लगे होते थे छोटे छोटे, वो डाल के ना ऊपर से वो सीडी की तरह, तो उसको कड़ाच 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 वो तस्वीरें देखते थे। वो बहुत जरूर लेके आते थे हाजी अपने बच्चों के लिए या दूसरों के बच्चों के लिए, वो बड़ी मजे की एक और चीज उसमें आमतौर पे वो जो तस्वीरें होती थी 10-12,
वो भी मतलब हरमैन शरीफ फैन की होती थी। वही होती थी, उसमें चूंकि हाजी भी नजर आते थे और हम अपने अम्मी अब्बू ढूंढते थे कि शायद उनकी भी बीच में फोटो हो। अच्छा, एक और बड़ी अहम और मजेदार चीज बाहर से लाई जाती थी या मंगवाई भी जाती थी, वो होता था पॉकेट साइज रेडियो। लेदर पर चढ़ा हुआ है, छोटा सा रेडियो, नहीं वो लेदर वाला बड़ा होता था। ये छोटा सा रेडियो जब शुरू हुआ था ना पॉकेट साइज, तो क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए या जुनैदर के मॉडर्न लड़के गाने वाने सुनने के लिए, सिगरेट के पैकेट जितना होता था, हाँ सिगरेट के पैकेट जितना इतना सा, वो जेब में डाल के बड़ा वो शौकी से हम दिखाते थे, गया दे ये रहा सऊदी अरबों आया है रेडियो। वो भी बाहर से अक्सर मंगवाते थे या लाते थे दोस्तों को देने के लिए। अच्छा, खिलौनों में सबसे पहला खिलौना जो मुझे याद है जो धड़ाधड़ सऊदी अरब से खास तौर पे आया, वो था वो हवाई जहाज जो तार से लटकाते थे और फिर वो घूमता था और वो उसकी लाइट भी जलती थी। बाकायदा कमरे में पहले समा पैदा किया जाता था, जैसे को पता नहीं लुफ्थांसा की एयरलाइन का जहाज चलने लगा, हालांकि ऐसे घूमता ही था। और क्या था? बड़ा मजेदार था यार, उस तरह की फिर एक चिड़ी भी आ गई थी, वो भी उड़ के दिखाती थी गोल गोल। अच्छा, ये चीजें लाने वाली जो है ये छोटी छोटी, ये तो होती थी ना जी कि आप किसी के दोस्त के लिए तोहफा लेके आए या ये वो। मैंने ये भी देखा हुआ है कि हज करने गए हुए वहां से फ्रिज लेके आए। हाँ, छोटी सी इतनी सी फ्रिज लेके आए। ये फ्रिज वगैरह भी आम नहीं थी यहाँ पे मिलती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये वो, ये तो हमारे सामने ये शुरू हुई है और उसके बाद फिर हर जगह तो मिल जाती है ना। अजीजी, मैं 1984 में इतना बड़ा फ्रिज ओमान से लेकर आया था। अच्छा, पहले जो तुम ओमान से फ्रिज लेके आए थे, जी। अपने ओमान से बताओ, अपनी जेब से लेके आए थे? नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल और चलते चलते आज की एक कीमती बात ये कि अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले छोटा बने। बहुत अच्छी। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।